हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कुंभा का साहित्यिक क्षेत्र में योगदान। पिछले वीडियो में हमने कुंभा का स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान पर हमने चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम कुंभा के साहित्यिक प्रेम को जानेंगे। तो कुंभा स्वयं भी एक विद्वान था और साथ ही विद्वानों कवियों का आश्रयदाता भी था। वह स्वयं भी वेद स्मृति मीमांसा का अच्छा ज्ञाता था। विभिन्न ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में वो पारंगत था। कई ग्रंथों की उसने रचना की, कई भाषाओं का वो जानकार था। उसके द्वारा रचित ग्रंथों में संगीत राज है, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध है, ये प्रमुख ग्रंथ थे जो कुंभा ने रचे थे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों तो इनको अच्छे से याद कीजिए। इसके अलावा संगीतराज की जो रचना है वो विक्रम संवत 1509 में चित्तौड़ में की गई थी और इसकी पुष्टि हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जिसमें हमें यह पता चलता है कि ये ग्रंथ 5 उल्लासों में बटा हुआ है। प्रथम है पथ रतन कोश, दूसरा गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस्सी परीक्षण। तो कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ है, उसकी पुष्टि उसके द्वारा चित्तौड़ में वो ये ग्रंथ रचा गया था क्रम 1509 में, और इसकी पुष्टि हमें कुंभा द्वारा स्थापित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से होती है। इस ग्रंथ में हमें कुंभा से पूर्व के लगभग 40 आचार्यों के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुंभा के द्वारा जो कई अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी, जिनमें जयदेव कृत गीत गोविंद पर टीका लिखी जिसका नाम रसिक प्रिय था। इस पर रसिक प्रिय टीका लिखी उन्होंने, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी उन्होंने, चंडी शतक की व्याख्या भी की। गीत गोविंद की टीका जो थी उसकी सबसे बड़ी यह विशेषता थी कि इसमें पहली बार जो पदों में गाए जाने वाले रागों को निश्चित किया गया था। इसके अलावा सूर प्रबंध है, चंडी शतक की रचना शैली है और रसिक प्रिय की रचना शैली, इन सभी में अंतर है। कुंभा ने कामराज, रतिसार और रसिक प्रिय का जो पूरक ग्रंथ है सुधा प्रबंध, इसकी भी रचना की। इसके अलावा 4 नाटकों की रचना की, जिन नाटकों में मेवाड़ी, कर्नाटकी और मराठी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही कुंभा न केवल एक साहित्यकार थे वरन वह एक संगीतज्ञ भी थे। कई वाद्य यंत्रों की अच्छी जानकारी थी, उन्हें बजाने में वो निपुण थे। वेद शास्त्र है, उपनिषद है, मीमांसा है, स्मृति है, राजनीति, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि के अच्छे ज्ञाता और विद्वान थे। कहने का मतलब है कि कुंभा सर्वगुण संपन्न शासक थे और उनके इस जो इनका जो इंटरेस्ट था, उनकी इस रुचि के कारण ही कई विद्वानों को और कई साहित्यकारों को उन्होंने आकर्षित किया। उनके दरबार में कई विद्वान साहित्यकार रहते थे, जिसके कारण कुंभा का जो समय था, कुंभा का जो काल था, वो मेवाड़ में कला और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत संगम विकसित किए हुए था और मेवाड़ का जो महत्व है इन क्षेत्रों में कुंभा के समय और अधिक बढ़ गया था। कुंभा के जो दरबार की अगर विद्वानों की बात करें तो सबसे प्रमुख है अत्रि, और अत्रि न केवल एक अच्छा लेखक था वरन वह ज्ञान की कई शाखाओं वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत का अच्छा वो ज्ञाता था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखन का दायित्व उसे ही सौंपा गया था, किंतु उसकी जो उम्र थी वो अधिक होने के कारण उसके पुत्र ने इस दायित्व को पूर्ण किया। उसका जो पुत्र था उसका नाम महेश था। तो इस प्रकार कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो वहाँ पे अत्रि और महेश दोनों का नाम साथ आता है, तो इसे भी ध्यान रखिए। उसके दरबार का जो दूसरा महत्वपूर्ण विद्वान था वो था सूत्रधार मंडन। और इसके अलावा प्रमुख कवि भी था कान्हा व्यास, जिन्होंने उनके दरबार में थे, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। सकल कीर्ति संस्कृत का उत्कृष्ट विद्वान था, जिन्होंने 8 से अधिक संस्कृत भाषाओं में ग्रंथ लिखे। 6 ग्रंथ उन्होंने सकल कीर्ति ने स्थानीय भाषा में लिखे। मंडन ने भी वास्तु शास्त्र से संबंधित प्रसाद मंडन है, राज वल्लभ है, रूप मंडन है, देवता मूर्ति प्रकरण है, वास्तु मंडन आदि कई ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिए। जिनमें से प्रसाद मंडन अभी भी उपलब्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो राजवल्लभ मंडप है, मंडन में निवास स्थान संबंधी भवनों को, तालाबों आदि के निर्माण के सिद्धांतों का विवरण मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। रूप मंडप और देवता मूर्ति प्रकरण में मूर्ति बनाने के नियमों का वर्णन है, तो इसे भी ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वास्तु मंडन ग्रंथ में निर्माण के विधानों और नियमों का वर्णन है। निर्माण मतलब वास्तु मंडन में किसी भी
बिल्डिंग का, किसी मंदिर के निर्माण के क्या क्या नियम कायदे होते हैं उसका वर्णन दिया गया है। मंडन का जो भाई था नाथा, उसने वास्तु मंजरी, और मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्धार धोरणी, कला निधि और द्वार दीपिका ग्रंथों की रचना की थी। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। अनेक जैन संतों ने भी इस काल में मेवाड़ के संस्कृत और मेवाड़ी साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया था। जैन साहित्य के विद्वानों की अगर हम चर्चा करें तो उनमें सोम सुंदर है, मणि सुंदर है, जयचंद सूरी है, सुंदर सूरी है, सोमदेव आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। ये याद रखिए। जैन श्रेष्ठी थे, उन्होंने भी विद्वानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी। श्रेष्ठियों ने अपने पुस्तक भंडार भी बनवाए। इन गतिविधियों से न केवल स्थानीय भाषा का विकास हुआ, वास्तव में कुंभा के समय में कला के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हम देख सकते हैं। वास्तव में कुंभा एक न केवल एक विद्वान था, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार था, उसके साथ साथ वह विद्वानों कलाकारों का आश्रयदाता भी था। आगे हम चर्चा करें कुंभा कालीन संगीत और चित्रकला के बारे में, तो कुंभा के काल में संगीत के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। कुंभा स्वयं भी अपने समय का एक महान संगीतज्ञ था, खुद संगीतज्ञ था। संगीत जो वाद्य यंत्र थे उनका जानकार था, उनके बजाने में भी निपुण था। उसने संगीत के नियमों और संगीत कला का उसका अच्छा ज्ञान था। उसने संगीत पर 3 ग्रंथ भी लिखे जिनकी हम चर्चा पहले करके आ चुके हैं। संगीत रत्नाकर है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है। ये संगीत पर कुंभा द्वारा लिखे गए 3 प्रसिद्ध ग्रंथ थे। उसके शासनकाल में संगीतज्ञों को अत्यधिक प्रसिद्ध मिला हुआ था। वह स्वयं भी कई वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण था। जो सौभाग्य काव्य है उससे सोमदेव का है, इससे ज्ञात होता है कि संगीत का प्रचलन उस समय जनमानस में भी था। और रणकपुर की मूर्तियों के अंकन से हमें संगीत मंडलियों की जानकारी मिलती है कि ये उल्लेख हमें, ये जो वर्णन हमें ये बताता है कि उसका उस समय न केवल राज दरबार में बल्कि जनमानस में भी संगीत प्रचलित था, जिसकी पुष्टि हमें रणकपुर की मूर्तियों से भी प्राप्त होती है। जिसमें रणकपुर की जो मूर्तियाँ उनमें संगीत जो मंडलियाँ हैं उनकी जो उनके अंकन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चित्तौड़ है, देलवाड़ा, एकलंजी की आदि जो स्थानों पर जो अंकित प्रतिमाएं हैं वहाँ समय में वादक मंडलियों की, विभिन्न वाद्य यंत्रों के अंकन की जानकारी मिलती है, उनका बोध होता है। रणकपुर और चित्तौड़ के मंदिर कीर्ति स्तंभ की जो नृत्य मुद्राओं में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उससे भी उससे भी यह स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में नृत्य कला का भी प्रचुर मात्रा में प्रचलन था। चित्रकला की दृष्टि से बात करें तो यह युग चित्रकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। सुपासनाहचर्यम यह एक चरित्रम यह सुपासना चरित्रम यह एक महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ है जो कुंभा काल की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। इसमें स्वर्ण स्याही का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। सृष्टियों के रहने के जो घर हैं वो भी भित्ति चित्रों से अलंकृत हैं। कुंभा के जो राजप्रसाद है उनमें भी झीनी रेखाएं दृष्टिगत होती हैं, हालांकि वो सात्विक रूप लिए हुए हैं। नाट्यशालाओं को भी भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया है। तो इस प्रकार ये तमाम वर्णन ये सांस्कृतिक क्षेत्र में कुंभा की जो महत्वपूर्ण अद्वितीय देन मानी जाती है। निसंदेह कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ ने चहुमुखी उन्नति की और इसी वजह से विद्वान या इतिहासकारों का यह मत सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि कुंभा का जो व्यक्तित्व है वो कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय था। तो इस प्रकार हमने कुंभा की न केवल इन वीडियो में न केवल राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा की वरन उसकी साहित्यिक उपलब्धियों पर चर्चा की और यह जाना कि कुंभा का जो व्यक्तित्व था वो कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय था। धन्यवाद।